क्लास 12th। तो इस पार्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे उन लोगों ने जोतेदार्स ने अपनी पावर कंसोलिडेट करी और ये सारी चीज़ें हमको किस तरीके से पता चलती हैं, मतलब व्हाट वर द सोर्सेज दैट वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन, है ना। हमको कहाँ से ये चीज़ें पता चली, क्या रिकॉर्ड्स थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। क्योंकि आप देखोगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इट मेंटेन्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अबाउट व्हाट वर हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सेटलमेंट में क्या रेवेन्यू सिस्टम था, किसके चीज़ों को ऑक्शन ऑफ किया जा रहा था, किस तरीके के ज़मींदार के पास किस तरीके की लैंड होल्डिंग्स थी, किसके पास ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स थी, किसके पास कम। ये सारी चीज़ें डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ब्रिटिश अपने पास रखते थे। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता चलती हैं। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज द फिफ्थ रिपोर्ट। द फिफ्थ रिपोर्ट की आप बात करोगे कि फिफ्थ क्या था, सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट इज़ फिफ्थ रिपोर्ट। तो इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, क्या एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, किस तरीके वो चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, ऑल दीज थिंग्स वर प्रेजेंट इन दिस फिफ्थ रिपोर्ट एंड इट वॉज अबाउट 1002 पेजेस। 1002 पेजेस की बुक रिपोर्ट थी वो आपकी। क्योंकि आप देखोगे कि जब रिपोर्ट बनती है तो इट कंटेन्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड चीज़ें, है ना। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होना प्रॉपर। तो इट रैन इनटू मल्टीपल सेवरल हंड्रेड पेजेस। तो आप देखो 1002 पेजेस की थी। एंड रिपोर्ट्स ऑफ द कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, स्टैटिस्टिकल टेबल्स ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें भी रिटर्न बाय ऑफिशियल्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने किसी को वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी दैट यू नीड टू मैनेज दिस सिटी, यू नीड टू मैनेज दिस प्रोविंस, तो वो जो पर्सन था जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इंचार्ज था, वो पर्सन भी अपना मेंटेनेंस करता था रिकॉर्ड्स का, चीज़ों को नोट करके रखना कि किस तरीके के रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप देखोगे कि रिपोर्ट के साथ साथ जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वहाँ पर भी यू विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन विच रीजन, किस रीजन में क्या क्रॉप ग्रो हो रहा है, कैसा इरीगेशन सिस्टम है, लोगों की क्या डिमांड्स हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी आपके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये सारी चीज़ों का भी नोट डाउन किया जाएगा। देन फिर आप देखते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि प्राइवेट ट्रेडर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बढ़ता है, आप देखते हो एग्रीकल्चर प्राइस शूटअप होता है, तो अब धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स भी और आएंगे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कंसोलिडेटेड फॉर्म में थी, है ना। कई सारे उनके जो है एजेंट्स थे, दे वर स्प्रेड ऑल ओवर बंगाल, ऑल ओवर इंडिया। अब इसके बाद जब बाकी लोग देखेंगे, इनसे इंस्पायर होंगे कि these people are earning a huge profit, now we also should do something. So you will see that there is an increasing number of private traders who wanted a share in the Indian trade, and the industrialists of Britain were keen to open up the Indian market for British manufacturers. That means कि EIC अभी तक सोल लेवल पे, सोल मतलब दैट इज सिंगल, है ना, ये वाला सोल आपका सिंगल इंचार्ज था EIC के पास इंडिया में ट्रेड करने का। अब बाकी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, दे वर ऑल्सो कीन कि हाँ वी ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम इंडियन गुड्स। तो इंडिया में भी हम अपने चीज़ों को बेचेंगे और वहाँ से रॉ मटेरियल्स लेंगे, देन वी विल ऑल्सो अर्न सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट जो आप EIC को देखते हो अर्न करते हुए। तो इसी में यू विल सी वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कि मैनी पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यूड कि जो ट्रेड हो रहा है इससे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इज़ EIC को बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि EIC के पास सोल कंट्रोल था पूरा इंडिया में और चाइना में ट्रेड करने का। तो देवर एंग्री या देवर एंग्विश्ड कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ पूरा चार्ज है और बाकी लोग कोई वहाँ पर जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब कोई ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर थी। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी मिसरूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हॉटली डिबेटेड इन ब्रिटेन एंड इंसिडेंट्स ऑफ द ग्रीड एंड करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर वाइडली पब्लिश्ड इन दी प्रेस। तो आप देखो कि जब उनको वहाँ पर चीज़ें अपने सामने रखनी थी लोगों के सामने, दैट EIC जो है सोल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सोल चीज़ें मैनेज कर रही है, सिंगल हैंडेडली दे आर मैनेजिंग ट्रेड इन इंडिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, इससे प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर ऑफिशियल्स में करप्शन बढ़ रहा था EIC के, और ये सारी चीज़ें दूसरे लोग पब्लिक को बता रहे थे आपके इंग्लैंड में। क्योंकि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज बैक्ड बाय पब्लिक मनी, सो पब्लिक वॉज मेड अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि जिसका पैसा लगा है तो उसको पता होना चाहिए ना कि कौन क्या काम कर रहा है। तो इसीलिए इनकी बातों को प्रेस में वहाँ पर प्रिंट किया गया ताकि सबको पता चले, और इससे क्या होगा कि इनकी इमेज डाउन होगी
एंड पीपल विल सपोर्ट कि हाँ दूसरी कंपनी को भी आना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन अ मोनोपोली यू नो कि मोनोपोली अगर कहीं पर भी होगी तो सिंगल हैंडेडली सिर्फ एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, उसके ऊपर कोई और रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, ना कंपटीशन होगा। तो क्या होगा, ओवर द टाइम वो करप्शन और ग्रीड उसमें बढ़ती जाएगी। देन तो इस तरीके से कई सारी कमिटीज़ बनाई गई, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें किस में मेंशन थी, द फिफ्थ रिपोर्ट वाज वन सच रिपोर्ट प्रोड्यूस्ड बाय सेलेक्ट कमिटी। तो जो कमिटी थी, कमिटीज़ क्यों बनाई गई थी, कमिटीज़ इसलिए बनाई गई थी सो दैट दे कैन एनालाइज कि व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ डूइंग इन इंडिया, और इसकी इंटेंशंस क्या है, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या करप्शन हो रहा है, क्या ग्रीड बढ़ गई है, एंड ऑल दीज थिंग्स दे वर अबाउट टू डिस्कस एंड दे वर अबाउट टू इन्वेस्टिगेट। तो ये सारी चीज़ें जब मेंशन की तो एक फिफ्थ रिपोर्ट थी जिसकी हम लोगों ने यहाँ पर बात करी स्टार्टिंग में। तो फिफ्थ रिपोर्ट इन्हीं में से एक रिपोर्ट थी जिसमें ये सारी चीज़ें कही गई थी। देन फिर आप देखते हो कि फॉर ओवर अ सेंचुरी एंड हाफ फिफ्थ रिपोर्ट क्या होगा, फिफ्थ रिपोर्ट जो है वही हमको इन्फॉर्मेशन देगी कि एग्रेरियन लाइफस्टाइल इंडिया में क्या थी, है ना, रूरल इंडिया में, रूरल बंगाल में अंटिल लेट 18th सेंचुरी तक क्या चीज़ें चल रही थी और कैसे थी। बट आप देखोगे कि इसमें प्रॉब्लम एक ये भी आएगी कि फिफ्थ रिपोर्ट को आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अज्यूम कर लिया कि ये सारी चीज़ सही बता रही है, बिकॉज इसमें आप देखोगे कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ें लिखी हैं, तो कंप्लीट होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, जो उसको लगता, ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको लगेगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होगी तो वो नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो इस तरीके से आप देखते हो तो एक पिक्चर पेंट होती है। It helps, fifth report helps in finding many clues about what was happening in the rural India during 18th century and the later part of the 18th century, but still you won't get a complete picture. So for getting complete picture हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे, जैसे क्या देखेंगे, आर्काइव्स ऑफ द बंगाल जमींदार्स, बंगाल जमींदार्स के आर्काइव, लोकल रिकॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल इन रूरल बंगाल, है ना। लोकल आर्काइव देखोगे जो लोगों ने लोकल लेवल पे लिखा है या लोकल ऑफिशियल्स ने मेंशन किया है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देखोगे। फिर साथ ही साथ आप देखोगे कि फिफ्थ रिपोर्ट एग्जैजरेटेड द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल जमींदारी पावर एज ऑल्सो ओवर एस्टिमेटेड द स्किल ऑन विच जमींदार्स वर लूजिंग देयर लैंड। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल गेट टू नो when comparing local reports, local journals with fifth report, the main concern is कि जो ज़मींदारी की बातें करी थी कि ज़मींदारी छीन गई और लोगों से छीन के दूसरों को दे दी गई, दीज थिंग्स वर नॉट एज मच प्रॉब्लमैटिक जितना फिफ्थ रिपोर्ट में बताया गया था, ठीक है। साथ ही साथ ट्रेडिशनल ज़मींदारी की पावर कम हो गई, ये सारी चीज़ें फिफ्थ रिपोर्ट में बताई गई थी, बट एक्चुअल में इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। अगर एक्चुअल में लॉस 10 हुआ था तो फिफ्थ रिपोर्ट में 100 बताया जा रहा था। तो ये चीज़ें कब आती है, जब आप दो सोर्सेज से कंपेयर करते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को फैक्ट फाइंड करने के लिए प्रॉपर लेवल पे वी नीड टू हैव एटलीस्ट दो कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर होनी चाहिए देन ओनली यू कैन कंपेयर कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत। क्योंकि आप चूज़ तब कर पाओगे जब आपके पास ऑप्शन होगा कि एक सही होगा कि गलत। आपके पास एक ही चीज़ बता दी गई आपको, अब वो गलत है कि सही, आप कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि आपके पास कोई और जज करने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। सिमिलर वाज द केस विद फिफ्थ रिपोर्ट कि फिफ्थ रिपोर्ट व्हेन सीन इन द लाइट ऑफ लोकल ट्रेडिशन, लोकल आपके सोर्सेज, देन ओनली यू कैन कंपेयर कि हाँ उसमें चीज़ें एग्जैजरेट करी, क्योंकि एक जगह ज़्यादा बताया गया, एक जगह कम बताया गया। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड पर होगी चीज़ें जो कम ज़्यादा करके बताई जा रही थी अपने अपने पर्सपेक्टिव से। देखा कि किस तरीके से भी हम लोगों को फिफ्थ रिपोर्ट से चीज़ें पता चलती हैं। नाउ अब हम लोग आएंगे कि कैसे हम लोग ट्राइबल एरियाज़ की, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे ना, संथाल्स एंड पहाड़ियाज़ की, अब वो लोग कैसे लाइफ सस्टेन कर रहे थे, कहाँ पे रह रहे थे और किस तरीके से वहाँ पर ब्रिटिश ने कैप्चर किया, ओवरटेक किया, इन चीज़ों को अब इसमें देखेंगे। टॉपिक इज़ दी हो एंड दी प्लाउ। हो आपको पता है ये फावड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, फावड़ा, है ना, इसलिए मैंने ये इमेज ऐड कर दी ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि अच्छा दिस इज़ नोन एज दी हो एंड दी प्लाउ इज़ ये हल, हिंदी में वी कॉल इट हल, ठीक है, हल जिससे खेत में आप टिलिंग करते थे, है ना। तो द हो एंड दी प्लाउ, अब इसकी बात करते हैं। तो आप देखोगे कि जो वेटलैंड्स ऑफ दी बंगाल है वहाँ से हम लोग शिफ्ट करेंगे फॉरेस्ट एरियाज़ में, जहाँ पर यू विल सी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल्स।
तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता था कि सबसे पहले आप अगर बेसिक लेवल पे समझो कि एक पैच ऑफ लैंड था, यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो होते थे, सॉरी फॉरेस्ट कह रहे हो, ट्री आपके थे फॉरेस्ट के एरिया में। तो यहाँ पर इन पैच ऑफ लैंड्स को क्लियर कर दिया था बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड बर्निंग डाउन दिस रिमेनिंग पार्ट। तो इससे क्या हुआ, ये पैच ऑफ लैंड क्लियर हो गया और यहाँ पर जो है फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। एंड वाई वर्ड शिफ्टिंग वॉज एडेड, शिफ्टिंग इसमें ऐसे ऐड हुआ कि इस एरिया को इन लोगों ने 4-5 साल कस के अच्छे से क्या कहते हैं आपका यूज़ कर लिया, फिर आफ्टर सम टाइम ये अनफर्टाइल हो जाता है या फिर इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। देन दे मूव ऑन टू नेक्स्ट पैच, अनदर एरिया जाते हैं, वहाँ पर पैच क्लियर करते हैं, सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं 4-5 ईयर्स एग्रीकल्चर वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। देन मूव ऑन टू अनदर एरिया, देन अनदर एरिया, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि दे आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर नॉट इन वन प्लेस बट इन वेरियस प्लेसेस बाय शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इन द हिल्स ऑफ राजमहल, है ना। अब यहाँ पर देखो कि बकनन जो था वो ट्रैवल उसने कहाँ पे किया, राजमहल हिल्स में, राजमहल हिल्स इन बंगाल। यहाँ पर ट्राइब्स रहते थे क्योंकि ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, तो जंगल में ही पैच ऑफ लैंड को क्लियर करके अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक, तो आप देखो कि जो बकनन ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो हिल आपको लगेगा इट इज़ इम्पेनेट्रेबल, अ जोन वेयर फ्यू ट्रैवलर्स वेंचर्ड, एन एरिया दैट सिग्निफाइड डेंजर। जो बकनन का राजमहल हिल्स का डिस्क्रिप्शन है, इट सिग्निफाइज कि इट वाज एरिया ऑफ डेंजर। वाई, क्योंकि भाई फॉरेस्ट का एरिया है, आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स है ना, ट्राइबल्स रहते हैं, पीपल आर नॉट अवेयर कि वहाँ पर क्या एक्चुअली में चीज़ें हो रही हैं। तो व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, तो आपके लिए सिंपली वो चीज़ क्या हो जाएगी, सिंपली वो चीज़ डेंजर सिग्निफाई करेगी। दैट इज़ क्या कहते हैं, कॉमन सेंस। कि आप अगर जैसे बोला जाता है कि रात में आप किसी अननोन जगह पर मत जाइए, रात में कहीं आप अंधेरे इलाके में मत जाइए जहाँ पे थोड़ा जंगल हो या फिर पानी के पास। वाई, क्योंकि नॉट वो सारी भूत और प्रेत एंड ऑल थिंग, बट एक होता है ना कि जो अननोन जगह होती हैं वहाँ आप वेंचर करते हो, तो यू आर नॉट अवेयर कि वो सिचुएशंस कैसी वहाँ पे हो सकती हैं, कोई एनिमल है, कोई वहाँ पर डेकॉइट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो दैट इज़ वाई राजमहल हिल्स आपको लगेगा यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन से दैट इट वॉज डेंजरस। फिर आप देखोगे कि जब हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ के रहने वालों को क्या बोला जाता है, पहाड़िया। पहाड़ में रहते हैं तो इन लोगों को पहाड़िया बोला जाता था। दे लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल्स सबसिस्टिंग ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो पहाड़िया, क्योंकि लोग यहाँ पहाड़ में रहते थे, राजमहल हिल्स आपको पता है, राजमहल है ना, हिल्स का मतलब हो गया पहाड़। तो जो यहाँ पे लोग रहते थे, दीज पीपल वर नोन एज पहाड़ियाज। और ये लोग क्या करते थे, इन लोगों की लाइफ कैसे कंटिन्यूड थी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो आपके फॉरेस्ट में क्या कहते हैं आपके वाइल्ड प्रोडक्ट्स हैं ना, फ्रूट्स हो गए, बेरीज हो गए, इस तरीके की चीज़ों पे डिपेंड करना, एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, फिर आप देखोगे कि पहाड़ियास क्या करते थे, साथ ही साथ दे ग्रू वैरायटी ऑफ पल्सेज एंड मिलेट्स फॉर कंजम्पशन। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन, वाई, बिकॉज पहाड़ियाज ग्रू अ वैरायटी ऑफ पल्सेज एंड मिलेट्स फॉर कंजम्पशन। तो कौन ग्रू करता था पल्सेज एंड मिलेट्स इन राजमहल हिल्स, तो यू नो पहाड़ियाज। दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विद होज, हो आपका ये है फावड़े से, है ना। कल्टिवेटेड द क्लियर लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड देन लेफ्ट इट फैलो सो दैट इट कुड रिकवर इट्स फर्टिलिटी एंड मूव टू अ न्यू एरिया। वही चीज़ जो मैंने आपको अभी यहाँ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में बताई थी, सेम चीज़ें है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का डिस्क्रिप्शन की। कुछ टाइम के लिए उसको यूज़ किया, फिर जब उसका फर्टिलिटी कम हो गई, दे मूव्ड ऑन टू नेक्स्ट एरिया। ठीक, फिर फॉरेस्ट से आप देखोगे कि फॉरेस्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट वो लोग कलेक्ट करते थे, महुआ, अ फ्लावर फॉर फूड, सिल्क ककून्स एंड रेजिन फॉर सेल एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ये लोग जंगल से जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस थे वहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट्स ये लोग यूज़ कर सकते थे और करते थे। ठीक, उसके पहले आप एक बार बस ये देख लो कि बकनन कौन था, ये पता होना चाहिए। फ्रांसिस बकनन वॉज अ फिजिशियन हु केम टू इंडिया एंड सर्व इन द बंगाल मेडिकल सर्विस। ही वॉज सर्जन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली। ये सर्जन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली के। तो आप क्या होता है ना कि देखिए जैसे कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, उसके जो खास लोग होते हैं, ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी कि दीज पीपल आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाओ अपने डिस्क्रिप्शन से चीज़ों को बताओ, है ना, कि आपको पता है कि उसके ऊपर ट्रस्ट करता है जो पर्सन अथॉरिटी पे है, क्योंकि वो बाकी लोग जो बताएंगे वो आपको बताएंगे, पिक्चर पेंट करेंगे फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, और हो सकता है दे आर बटरिंग यू अप।
एक्चुअल चीज़ें नहीं बताना, फैक्ट्स छुपा लेना, इस तरीके की चीज़ें। बट जो आपके जो पावरफुल पर्सन होते हैं उनके अगर कोई क्लोज है एंड इफ़ दे आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम चीज़ों को एक्चुअल वे में बताओ, देन दीज पीपल डिस्क्राइब कि हाँ वहाँ पर क्या सीन है, और एक्चुअल में फैक्ट्स जो डिस्क्रिप्शन देते हैं यही लोग देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि ही वॉज दी सर्जन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेस्ली। देन जैसे आप यहाँ पर देखो, ये आपको एक इमेज पेंटिंग जो दी हुई है ये विलियम हॉजेस ने बनाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया है, डिस्क्रिप्शन किया है कि एक जो राजमहल में हिल विलेज है ना वो किस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो पिक्चर पेंट करने का पर्पस क्या था, ताकि उस टाइम पर आप शो कर सको कि वहाँ पर एक्चुअल में चीज़ें क्या थी अपने आइडिया से, और वो सारा एक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। देन यू कैन कैरी ऑन एक्सपेडिशन, कि आप वहाँ पर एक्सपेडिशन कैरी कर रहे हो, वहाँ पर सीज करना चाहते हो, है ना, अटैक करना चाहते हो, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इसका पर्सपेक्टिव एक ये भी है। देन लाइफ ऑफ द पहाड़ियाज एज हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, सिल्क वर्म रियरर्स वॉज दस इंटीमेटली कनेक्टेड टू दी फॉरेस्ट। तो आप देखो पहाड़िया से कितने सारे इंपॉर्टेंट रोल थे। हंटर्स, है ना, किलिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, हंटिंग ऑफ एनिमल्स हो गया। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर्स, है ना, वुड को यूज़ करके चारकोल का प्रोडक्शन। एंड सिल्क वर्म रियरर्स, सिल्क वर्म से आपका सिल्क रियर करना। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट से, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स दे आर गेटिंग इज फ्रॉम फॉरेस्ट। देन फिर आप देखो ये हट में रहते थे, है ना, हट में रहते थे, और हट में जो है ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है आपका हट का। साथ ही साथ जो बड़े बड़े ट्रीज होते थे ये मैंगो एंड टैमरिंड के ट्रीज, टैमरिंड इज इमली। तो आप देखोगे कि टैमरिंड के और मैंगो के जो गार्डन होते थे, बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स होते थे, वहाँ पर इन लोगों का रहना था। तो उससे क्या होगा कि उनको ईजिली जो है इमली का भी एक्सेस है, मैंगो का भी एक्सेस है, तो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इनको मिल जाएंगे जहाँ पर ये रहेंगे, ठीक है। देन फिर they considered the entire region as their land, the basis of their identity as well as survival, and they resisted the intrusion of outsiders। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहाड़िया ट्राइबल्स थे, these people considered all of the land as their own। ऑब्वियस सी बात है, जब ट्राइब है तो ट्राइब वहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, सो दे कंसिडर कि दिस लैंड, दिस फॉरेस्ट इज आर्स, है ना। और आउटसाइडर्स जो थे उनको यहाँ पर आना मना था, या फिर जैसे ही अगर लगता था कि इंट्रूजन कोई कर रहा है तो दे वुड हैव अटैक्ड दैट पर्सन, है ना, अटैक कर देंगे उसके ऊपर और उनको यहाँ से भगा देंगे। फिर आप देखते हो कि जो इनके चीफ्स होते हैं ट्राइबल में, आपको पता है ट्राइब्स आर हेडेड बाय अ ट्राइबल चीफ। तो आप देखोगे कि जो चीफ थे वो ग्रुप में यूनिटी मेंटेन करते थे, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना, वही जैसे एक काम समझो आप राजा का काम जो होता था, कि जो आप राजा का काम देखोगे किसी भी एम्पायर में, किसी भी किंगडम में, सिमिलर वॉज द टास्क ऑफ द ट्राइबल चीफ, दैट दे मेंटेन द यूनिटी ऑफ द ग्रुप, दे सेटल्ड डिस्प्यूट्स, लेड द ट्राइब इन बैटल्स विद द अदर ट्राइब्स एंड प्लेन्स पीपल। दैट मीन्स कि वो सारे ही काम करता था जो एक तरीके से राजा करता था। तो आप वहाँ पर नॉर्मल जगह पर राजा बोलते हो और ट्राइबल एरियाज़ में आप ट्राइबल चीफ बोलते हो, देयर इज़ नो डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस बीइंग कि वर्ड्स का डिफरेंस है, ठीक है। जैसे टीचर को आप टीचर बोलते हो, देन आप गुरु भी बोलते हो, आप शिक्षक भी बोलते हो, अध्यापक भी बोलते हो, एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर आप देखोगे कि जो पहाड़ियाज थे ये लोग क्या करते थे, जो प्लेन में लोग रहते थे ना, जैसे ये लोग पहाड़ में रहते हैं, तो पहाड़ में आपको पता है ये पहाड़ है, और ये पहाड़ के नीचे है ना, बॉटम यहाँ पे फुट पे ये प्लेन एरिया है। यहाँ पर जो लोग रहते थे पहाड़ियाज, इन पर भी अटैक करते थे रेगुलरली। क्यों? अटैक का पर्पज़ ये था कि इनको अटैक करके उनके रिसोर्सेज को ग्रैब ऑन कर लेना। रिसोर्सेज में अब वेपन्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज में आपके फूड का रिसोर्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ एक अजर्शन मेंटेन करना कि हम जो ट्राइबल्स हैं वी आर मोर पावरफुल, और हम लोग जब चाहे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसी वजह से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ज़मींदार को क्या करना पड़ता था, ज़मींदार्स हैड टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। तो काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन ही हो गया ना, मतलब आप एक सेंस समझो कि जो ज़मींदार है प्लेन एरियाज़ में, ये आपका प्लेन एरिया है, अब ये लोग चाहते हैं, ज़मींदार के पास लोग गए कि ये ट्राइबल्स हमारे ऊपर अटैक करते हैं, इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालिए। अब या तो इनसे आप कंटिन्यूसली बैटल करो, एक आर्मी मेंटेन करो, वायलेंस हो, है ना, तो आपके रिसोर्सेज डाइवर्ट होते हैं, ठीक है।
आपके रिसोर्सेज ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि आपको फूड मेंटेन करना पड़ेगा, लोगों के लिए वॉल्ड सिटी बनानी पड़ेगी, काफ़ी सारी चीज़ें, वेपन्स एंड एवरीथिंग। तो उसकी जगह ज़मींदार क्या डिवाइस करते थे सोल्यूशन, दैट दे बॉट पीस फ्रॉम ट्राइबल चीफ्स, कि उनको एक ट्रिब्यूट पे कर दी, उनको मनी पे कर दिया, उनको रिसोर्सेज का गिफ्ट दे दिया, कैटल्स का गिफ्ट दे दिया, दैट आप इतनी कैटल रख लो इस बार, है ना, आप इतनी फॉरेस्ट इतनी प्रोड्यूस आप रख लो और अटैक मत करो विलेज पर, इस तरीके की चीज़ें, ताकि एक पैक्ट बना रहे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन रहे कि हमने ट्रिब्यूट पे करी है एंड हम पे अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक। फिर जब ट्रेडर्स यहाँ से जाते थे, जैसे आपको पता है कि ये हिल है, तो यहाँ से जब ट्रेडर्स पास करेंगे तो जो ट्राइब्स होंगी ये इनसे टोल टैक्स कलेक्ट करेंगे कि आपको हिल को पास करना है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इनका एरिया था, अपना एरिया कंसीडर करते थे, तो जब इससे पास करेगा कोई तो उसके लिए उनको टोल देना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स भी इनको टोल देते थे, और जब टोल पे कर देते थे तो ट्रेडर्स के गुड्स को फिर कोई हार्म नहीं होता था। ठीक। फिर आप देखोगे कि जब यहाँ पर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश एनकरेज्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड जमींदार्स एंड जोतेदार्स टर्न्ड अनकल्टिवेटेड लैंड्स इनटू राइस फील्ड्स। To the British, extension of settled agriculture was necessary to enlarge the source of land revenue, produce crop for export and establish basis of settled order society। आप देखोगे कि जब ब्रिटिश आते हैं, अब ब्रिटिश का पर्पज़ यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, आपको पता है ट्राइबल सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो उनका कल्चर है, देयर इज़ नथिंग बारबैरिक, नथिंग डिस्टिंक्टिव अबाउट देम, है ना, वो उनका एक कल्चर है। अब हम आप अपने घर में रहते हैं, हम लोगों का एक तरीका है, ठीक है, कोई घर में, सबके घर में आपको पता है रहने का तरीका होता है। अगर कोई बाहर से आके बताएगा तो यू पीपल विल फील कि ये चीज़ तो हम अपने घर में फॉलो करते हैं, तो वाई समबडी आउटसाइडर इज टेलिंग मी कि मुझे अपने घर में कैसे रहना है। सिमिलर काम यहाँ पर हुआ। पहाड़ियाज को ब्रिटिश जब ने ऑब्जर्व किया तो ब्रिटिश ने कहा कि अब यहाँ पर हम जो है कल्टिवेशन करेंगे, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करेंगे, और जो अनकल्टिवेबल लैंड है वहाँ पर ज़मींदार एंड जोतेदार से बोला कि आप लोगों को अब यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना है, राइस को, खासकर राइस, वीट एंड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ग्रो करिए और क्रॉप्स का कल्टीवेशन बढ़ाइए। अब इसका पर्पस क्या था? कल्टीवेशन बढ़ाने का पर्पस ये था कि ब्रिटिश ने कहा कि जब हमारे पास ज़्यादा लैंड बढ़ेगी तो वी विल हैव मोर एरिया फॉर कल्टीवेशन, और मोर एरिया ऑफ कल्टीवेशन होगा तो हम लोग जो है ज़्यादा अच्छे से क्रॉप ग्रो कर पाएंगे और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो उनका पर्पस सिर्फ अगर आप देखो रेवेन्यू था, तो इससे ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस होगा तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। फिर आप देखते हो कि साथ ही साथ वो लोग कंसीडर करते थे ये अपना पहाड़ियाज को एंड ट्राइबल्स को कि जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं ये लोग जंगली होते हैं, है ना, एक इनमें सेंस ऑफ वाइल्डनेस होती है। फॉरेस्ट पीपल सैवेज होते हैं, अनरूली होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं, मतलब इनके पास कोई न्यू क्या कहते हैं मॉडर्न चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए एक इंटेंशन नहीं होती है, इनको कोई रूल बिहेवियर नहीं होता है, इनडिसिप्लिन एंड अनरूली। इनडिसिप्लिन आप डिसिप्लिन सेंस नहीं यूज़ करोगे, आप बोलोगे अनरूली, जो मतलब रूल पे ना चलते हो, कुछ भी जब भी कुछ मन है वो कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कंसीडर करते थे ब्रिटिश। बट आप अगर एक चीज़ देखो ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से, आप अभी जो आपने पढ़ा आप उससे अगर कंपेयर करो तो आप तो देख रहे हो ना, पहाड़ियाज के पास एक सेंस ऑफ रूल है भाई, ट्राइबल चीफ की बात सुन रहे हैं, है ना, चीज़ें कर रहे हैं, एक सोसाइटी वेल मेंटेन्ड है, हट्स में रह रहे हैं, प्रॉपर सब चीज़ें कर रहे हैं, बस रहने का तरीका, काम करने का तरीका इज़ डिफरेंट। बाकी आप देखो तो है तो एक रूल ना, क्योंकि इट इज़, अगर आप एक बात समझना, अगर होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी पीपल डिफरेंट फ्रॉम अस एज आउट ऑफ समथिंग, आउट ऑफ द सोसाइटी, है ना। अभी हम लोग देखें कि कोई जो है बच्चे हंस खेल रहे हैं, अच्छे से बातचीत करें, तो आपको लगे अज्यूम करेंगे कि अरे ये लोग तो जो है बस पढ़ाई लिखाई नहीं करते होंगे, सिर्फ बातचीत करने में रहते हैं, क्योंकि वो अलग से एक ऑर्डिनरी चीज़ से बाहर लगता है ना। तो सिमिलर लाइंस पर ब्रिटिश को भी यही था कि जंगल में जो लोग रहते हैं वो अनरूली होते हैं, जंगली होते हैं, दे आर वाइल्ड, दे कैन नॉट बी टेम्ड, प्रिमिटिव होते हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो इससे क्या होता है, एक इमेज बन जाती है, स्टीरियोटाइप, फिर उसी तरीके से उनका ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे क्लास में कुछ बच्चों के लिए टीचर्स क्या करते हैं, एक इमेज बना लेते हैं कि ये बच्चा जो है इस तरीके की चीज़ें करता है, तो इसी के ऊपर नज़र रखते हैं, भले ही वो बच्चा कुछ ना करो, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो ब्रिटिश ने क्या कहा, ब्रिटिश ने सोचा कि अब हम जो यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे, चीज़ें करेंगे, और हम लोग इनको प्रिमिटिव से मॉडर्न की तरफ बनाएंगे और इनको सेटल्ड एग्रीकल्चर सिखाएंगे, जबकि वो ऑलरेडी काम कर रहे थे। बट ब्रिटिश ने अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें करना शुरू किया, उनको सिखाने के लिए नहीं।
ट्राइबल्स को सिखाने के लिए नहीं, बट कि अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। फिर आप देखोगे कि सेटल्ड एग्रीकल्चर जैसे जैसे एक्सपैंड होगा, है ना, एरिया अंडर द फॉरेस्ट एंड पास्चर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये आपका पूरा लैंड है, इसमें पहले एग्रीकल्चर इतने में होता था, ये आपका फॉरेस्ट एरिया था, ठीक है, ये आपका फॉरेस्ट एरिया था। बट इस फॉरेस्ट एरिया में क्या करा, अब जो है ब्रिटिश ने ये पूरा एरिया अब यहाँ तक बढ़ा दिया, अब फॉरेस्ट एरिया ये बचा, अब इतने में एग्रीकल्चर होता है। इस तरीके से आप देखते जाओगे कि फॉरेस्ट कम होता जाएगा, कल्टीवेशन बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ पहाड़ियाज के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। बट वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा, तुरंत कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वाई? क्योंकि पहाड़ियाज जो है वो ट्राइबल पीपल है, दे यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, उनको पता है फॉरेस्ट की टोपोग्राफी किस तरीके की है, किस तरीके से अटैक करना है, सस्टेन करना है चीज़ों को। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस था ब्रिटिश के लिए उनको कंट्रोल करना, ठीक। फिर इन 1770s आप देखोगे ब्रिटिश एम्बार्क्ड ऑन अ ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, दैट इज किलिंग ऑफ पहाड़ियाज, है ना, कि एक्सटर्मिनेशन मतलब होता है किलिंग, हंटिंग द पहाड़ियाज डाउन एंड किलिंग देम। तो आप देखो, जब इन लोगों को हरा नहीं पाते हैं तो ब्रिटिश क्या करते हैं कि सोचते हैं अब हमको जो मिलेगा उसको मारते जाएंगे, तो इससे इनकी पॉपुलेशन कम होगी और इनका मोरल कम होगा। तो आप देखो, ऑगस्टस क्लीवलैंड द कलेक्टर ऑफ भागलपुर प्रपोज्ड अ पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, पहाड़िया चीफ्स वर गिवन एन एनुअल अलाउंस एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मेन। तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर आप देखो कि जो ऑगस्टस क्लीवलैंड थे ना, द कलेक्टर ऑफ भागलपुर, ऑगस्टस क्लीवलैंड, इन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, पैसिफिकेशन मतलब चीज़ों को काम डाउन करना, पैसिफाई करना, सिचुएशन को टोन डाउन करना, ताकि एक पीसफुल सिचुएशन बन सके। तो आप पीसफुल सिचुएशन के लिए इन्होंने क्या किया, पहाड़िया चीफ्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आए कि हम आपको अलाउंस पे करेंगे, आपको अपने मेन को देखना है कि वो यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ ना करें। वही जो ज़मींदार के साथ हो रहा था, अब वो ब्रिटिश के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, ठीक। कई सारे पहाड़ी चीफ्स ने अलाउंस मना कर दिया, क्यों? क्योंकि उनको पता था ये आउटसाइडर्स हैं, हम इनकी बात सुनेंगे तो हम लोग को कंसीडर किया जाएगा दैट वी आर बीइंग सबड्यूड, हम लोग जो है अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, ठीक। और जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया था उनकी अथॉरिटी कम्युनिटी में चली गई, जिन्होंने जैसे जैसे कई ट्राइबल चीफ्स ने मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया, तो अब लोग उनकी बात नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे ये बहुत ही वीक ट्राइबल चीफ है जो जिसने ब्रिटिश की सुजरेनिटी को, अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया है बाय एक्सेप्टिंग देयर अलाउंस, ठीक। फिर आप देखोगे कि पहाड़ियाज ने क्या किया, धीरे धीरे वो अपना माउंटेन्स में और ज़्यादा अंदर चले गए और वहाँ से फिर वो अटैक करने लगे। क्योंकि जैसे ये आपका फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे नीचे प्लेन एरिया है आपका ये वाला, और ये पहाड़ियाज का एरिया है। तो अब जब अटैक कर वो आगे बढ़ते जाएंगे ब्रिटिश, तो पहाड़ियाज और अंदर चले जाएंगे, तो फिर यहाँ से ही अपने कैरी आउट करेंगे अटैक्स, ताकि ये ब्रिटिश को वहाँ से हटा सके। तो आप देखो, एक तरीके से उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि दे कंटिन्यूड देयर रिटेलिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका ऑपोजिशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे कंटिन्यूड। फिर उन्होंने देखा कि जो भी वाइट मैन है वो एक पावर हमारी छीनना चाहता है, कोई भी वाइट मैन हो, ट्रैवलर हो, पेंटर हो, एवरीवन। तो दे कंसिडर दैट एवरी मैन अपीयर टू रिप्रेजेंट अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ। तो वो चाहते थे कि सब जितना भी वाइट मैन है, जो भी वाइट पर्सन दिखता है, ये सब उसी अथॉरिटी को बिलोंग करते हैं जो हमारे साथ हमारी फ्रीडम छीनना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबको यहाँ से हटा देंगे, सबको यहाँ से वी विल शू देम अवे, भगा देना, ठीक है। देन फिर आप देखोगे बाय दिस टाइम देयर वर न्यूअर इमिटेशंस ऑफ डेंजर। संथाल्स भी धीरे धीरे आपके क्या करेंगे, एरिया में आएंगे, फॉरेस्ट क्लियर करेंगे, कटिंग डाउन टिम्बर, प्लाउइंग लैंड एंड ग्रोइंग राइस एंड कॉटन, ठीक। फिर आप देखो लोअर हिल्स का जो एरिया है वो संथाल टेक ओवर कर लेंगे और पहाड़ियाज और ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, ठीक। तो आप देखोगे कि इफ पहाड़िया लाइफ वॉज सिम्बलाइज बाई दी हो विच दे यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, द सेटलर्स केम टू रिप्रेजेंट द पावर ऑफ द प्लाउ, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लाउ वॉज अ लॉन्ग वन। अब यहाँ पर संथाल की एंट्री होगी, संथाल एंट्री होगी, दैट मीन्स कि जो हो की बात हो रही थी ना, हो आपका ये फावड़ा, ये यूज़ करते थे पहाड़ियाज, ठीक है। अब ये पहाड़िया यूज़ करते थे, और जब धीरे धीरे संथाल का एंट्री होती है पिक्चर में, तो आप देखोगे कि संथाल्स वहाँ पर सेटल होने लगे, जहाँ पर ब्रिटिश ने क्लियर किया था फॉरेस्ट को, वहाँ पर अब संथाल सेटल हो गए, एंड उन्होंने ये यूज़ करते थे प्लाव। तो इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका जो है, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका कल्टीवेशन होता है। तो अब जो बैटल एक काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ, एक देखोगे आप क्लैश स्टार्ट हुआ, इट वॉज द बैटल बिटवीन दी हो एंड दी प्लाव। मतलब अब दोनों ट्राइब्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की जगह पर सेटल हो रही है।
संथाल्स आर सेटलिंग इन द प्लेस ऑफ पहाड़ियाज। तो इससे आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है व्हेन न्यू पीपल टेक ओवर द प्लेस ऑफ अर्लियर, जो वहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको इतना समझ में आओगे। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 4 में आपका कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो चीज़ें हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे और अगले 1-2 पार्ट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में वी विल सी संथाल्स द पायनियर सेटलर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई आपका कमेंट हो, कोई चीज़ हो तो प्लीज़ आप लिखो, तो मैं उसको समझूंगा और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, आपके लिए बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।